रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक रे आएगी, टकराएगी, न्यूज आएगी, इसको बोलेंगे ऑप्टिकल एलिमेंट, जिसपे भी रे आ रही है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलेंगे दोनों का नॉर्मल। ये है एंगल आई, ये है एंगल आर, तो एंगल आई किसके बराबर होगा? एंगल आर के बराबर होगा। ये तो फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane at the point of incidence। पक्का पूछा जाता है स्कूल के अंदर, है ना? all lies in the same plane at the point of incidence। कई बार समझ में आ गई? ठीक है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane at the point of incidence। क्या लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खत्म। ये बताओ, क्या ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए लगता है या प्लेन मिरर के लिए लगता है या फिर कर्व्ड मिरर के लिए भी लगता है? हर टाइप की मिरर के लिए लगता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो दिस इज द शेप ऑफ द मिरर, यहाँ पे कोई भी अगर इंसिडेंट हो वही हो जाएगी। आप इतना सा पार्ट लो, इसको आप चाहिए रखो साइड वाले को, यही रखो, क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की तो देखना आपको, तो किस कैसे भी शेप हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर टाइप की मिरर के लिए लगता है। पहली बात, ठीक है? इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ। फिर एक मिरर होता है जिसे बोलते हैं, जैसे एक सर्कल स्फीयर है, इस स्फीयर का अगर इसके आपने इसकी सिल्वरिंग कर दी और एक तरफ आपने सिल्वरिंग की ऐसे, आप समझ जाना। अगर आप यहां से अपनी इमेज देख लो, तो इसका मतलब आप कौन सी साइड पे खड़े हो? इसके कॉन्वेक्स साइड। सो इस टाइप की मिरर को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। है इस टाइप के मिरर को क्या बोलेंगे? अगर आप यहाँ पे खड़े होकर अपनी इमेज देखते हो, इसको क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। दैट इज रियल ऑब्जेक्ट किधर होता है ना? कॉनकेव साइड में रियल ऑब्जेक्ट तो क्या है? कॉन्वेक्स साइड में रियल ऑब्जेक्ट तो ठीक है। ये एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी जो रेडियस है इसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ रही? अब ये आप मिरर इतना सा भी रख सकते हो तोड़ के, इतना बड़ा भी रख सकते हो, तो साइज ऑफ द मिरर को क्या बोलते हैं? साइज ऑफ मिरर। इसको क्या बोलते हैं? एपर्चर। एपर्चर ऑफ एपर्चर बोलते हैं। क्या बात? जो भी मिरर है इतना तोड़ दो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर ही आ जाएगा, इतना तोड़ दो कि ज्योमेट्रिकल सेंटर ही आ जाएगा।
ये तोड़ दो फिर इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर ये आता है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइनिंग होगी इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। हाँ या ना? प्रिंसिपल एक्सिस क्या बात समझ में? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस जहां मीट करते हैं उसको क्या बोलता है? कोर बोलता है। क्या है इस बात समझ में? एक मिरर की सारी टर्मिनोलॉजी समझ में? एपर्चर का मतलब क्या होता है? हाँ पक्का? ठीक है। अब सुनो, इमेज किससे बनती है? जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को इमेज बोलते हैं। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सॉरी, हाँ ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? इंसिडेंट रेज जहाँ पे मीट होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, इमेज बनाने के लिए कितनी रेज चाहिए आपको? कम से कम दो, दो का इंटरसेक्शन पॉइंट, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी। हाँ इसका मतलब अगर आपको, आपने दो रिफ्लेक्टेड रेज आइडेंटिफाई कर ली हैं, आप उनको मीट करवा दो, एक्चुअली में मीट हो सकती है। क्या कहा मैंने? एक्चुअली में मीट हो सकती है, देन दैट विल बी ए रियल इमेज। एक्चुअली में मीट नहीं हो पा रही है, कितना भी एक्सटेंड कर दो एक्चुअली में मीट नहीं हो पा रही है, दैट इज नोन एज वर्चुअल इमेज। ऐसे रियल ऑब्जेक्ट कौन सा है? जहां पे इंसिडेंट रे मीट करती है। अब इंसिडेंट रे मीट करती है तो आपको दो रेज ही बहुत है, आया ना भाई? दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और तीसरी लाइन है कि उसका भी इंटरसेक्शन पॉइंट यही होगा। तो आप इन दोनों लाइन से बना लो, या इन दोनों लाइन से बना लो, या इन दोनों लाइन से बना लो, तो दो ही सफिशिएंट है ना इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए, अगर सबका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम ही आ रहा है। तो मेरी बात समझ में आ रही? तो दो इंसिडेंट नहीं हो, एक्चुअली में मीट करती है, रियल ऑब्जेक्ट एक्चुअली में मीट नहीं हो सकती है, जबरदस्ती मीट करवा रहा है एक्सटेंड करके, जहां पे ये है ही नहीं, है ना? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सबके लिए होता है, अभी सबके लिए होता है, डॉट मिनर या भी कोई भी हो। अब देखो, मैं इस मिरर की बात कर रहा हूँ। कौन सा मिरर है? कंकेव मिरर है, ठीक है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी कोई रे आती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद भी कहां जाएगी बेटा? फोकस से देखो, क्या बात समझ आया ना? जो भी रे किसकी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो टकराने कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट को ज्वाइन करोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या चीज है? नॉर्मल, क्योंकि तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस होना तो परपेंडिकुलर ही होता है सर्किल, है ना? इसके अगर ये है तो ये एंगल आर होगा, क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल आई किसके बराबर होता है? इसका मतलब दोनों एंगल बराबर है। ये मतलब क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे क्या? दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल भी सेम ही होगा। और ये भी पता है कि आई किसके बराबर होगा? आर के बराबर होगा। क्या लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। मेरे को ये बता सकते हो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा FCN। ये जो ट्रायंगल बना है बेटा, ये दोनों से एंगल्स हैं, ये परपेंडिकुलर है, यहां से लेके ये डिस्टेंस कितनी होगी?
आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये डिस्टेंस आर, तो आधी डिस्टेंस कितनी होगी? ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल आई है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? cos i इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको x मान लेता हूं, तो x किसके बराबर आ गया? r/2 cos i, जिसको क्या लिख सकते हो? sec i। तो तुम समझ गए कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है? r/2 sec i, है ना? ये वाली डिस्टेंस क्या है? r/2 sec i। अगर ये डिस्टेंस r/2 sec i है, मेरे को तुम ये बता सकते हो यहां से ये डिस्टेंस कितनी होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक? r। तो अब तुम मेरे को ये बता सकते हो पोल और फोकस के बीच की क्या डिस्टेंस होगी? ये डिस्टेंस कितनी होगी? r/2 sec i। ये किसके बराबर है? p into f है। ये किसके बराबर है? p into f। इट मींस जैसे जैसे ये रे ऊपर जाएगी, यहां से ये डिस्टेंस अलग अलग होती है, एंगल 30 डिग्री करो, 20 डिग्री करो, 60 डिग्री करो, तो ये pf डिस्टेंस चेंज होती जाएगी, है ना? इसको फोकल लेंथ नहीं बोलते, है ना? इसको फोकल लेंथ नहीं बोलते। इस pf को फोकल लेंथ कब बोलेंगे? जब ये एंगल आई है ना स्मॉल हो जाए, और जब ये एंगल बहुत स्मॉल हो जाएगा तो लगभग cos i हो जाएगा, और i जब स्मॉल होता है cos i की वैल्यू क्या होती है? 1, है ना? तो जब ये स्मॉल हो जाए, ये एंगल क्या हो जाए? स्मॉल हो जाए, और ये स्मॉल कब होगा? जब ये वाली रे इसके क्या हो? बहुत पास में, है ना? जब ये वाली रे क्या हो? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो? बहुत क्लोज हो। तो तुम खुद देख सकते हो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, ये वाला एंगल तो बढ़ता जाएगा ना, तो ये एंगल छोटा कब होगा? जब ये रे इसके पास आती जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तब इसको क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल रेज। तो पैरेक्सियल रेज कौन सी रेज होती है? वो रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है? बहुत करीब होती है, उनको क्या बोलते हैं? पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। करीब होती है और पैरेलल होती है, पैरेक्सियल रेज बोलते हैं। इस केस में ये वैल्यू लगभग क्या देगी? 1। तो जो पीएफ है वो किसके बराबर हो जाएगा? फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा। वो किसके बराबर आ जाएगा? r/2, है ना? तो मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसे डिफाइंड है? किसके लिए डिफाइंड है? सिर्फ पैरेक्सियल रेज के लिए डिफाइंड है। जो दूर से आती है रे, इससे दूर होती है, उनको क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेज। क्या बोलते हैं उनको? मार्जिनल रेज, है ना? तो ये जो फोकल लेंथ है r/2 किसके लिए डिफाइंड है? पैरेक्सियल रेज। वैसे लेक्चर तो अपलोड हो जाएगा, तुम आराम से लिख सकते हो। ये जो पढ़ा हो इसको थोड़ी स्पीड से कर लेते हैं ताकि कोर्स टाइम से हो जाए आराम से। क्या कहते हो? बाकी तुम बोलोगे तो लिखने का टाइम भी दे सकता हूँ, तो सुन लो। ठीक है, अब फोकल लेंथ पता ही चलेगी तुम्हें कितनी होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। फोकल लेंथ कितनी होती है? अगर मान लो किसी की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 40 सेंटीमीटर होगा। और किसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर होगी। एकदम इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इसके लिए वैलिड है वैसे किसके लिए वैलिड है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। दोनों के लिए फॉर्मूले सेम होता है। अब एक चीज देखो, ये जो मिरर है यार, रखना इसको बोलते हैं ओरिजिन 0,0, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, है। तो ये जो पॉइंट होगा इसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा?
अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसी बात करते हैं। और एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहाँ अगर कोई पॉइंट होगा तो एक्स नेगेटिव और वाई, यहाँ होगा तो वाई नेगेटिव और यहाँ होगा तो ठीक है, यही साइन कन्वेंशन होता है इसका, है ना। सारी की सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से, साइन कन्वेंशन भी लिखा होगा, ये बात समझ में आ गई। तीन रे बनानी आनी चाहिए आपको, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे डायग्राम। पहला, पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो टकराने के बाद कहां से जाती है, फोकस से, है ना। तो जो रे जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वो टकराने के बाद कहां से जाएगी, फोकस से पास होगी। जो रे लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट तो पता ही है, तो इससे हम लोग जो फोकस से टकरा के जाएगी वो कहां जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और जो रे पोल पे टकराएंगे वो सिमेट्रिकली पास होगी। सिमेट्रिकली का मतलब समझिए, एक और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, ये तो परपेंडिकुलर टकराएगी, तो ये अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। ये बात जरूरी होता है कि याद भी हो जाए। अगर तुम्हें रटने की जरूरत नहीं, देख के पता चलेगा तुम्हें इसके बारे में। मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ बना दिया, ए पॉइंट है, इसी में बना दो ए भी है, एक रे हो जाएगी, टकरा के कहां से पास होगी, देख सकते हो, और आपको दिक्कत नहीं है ना। एक रिफ्लेक्टेड रे होगी, है ना। दूसरी रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी कहां से पास होगी, तो एक रिफ्लेक्टेड रे यही होगी, तो दो रिफ्लेक्टेड रे का मेट करते हैं इस पॉइंट पे, है ना। तो एक इमेज बन गई, तो ये बन जाएगा बी डैश ए डैश। बोलो नहीं, ये बात समझ, बात समझा अच्छी तरह से, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक चीज और ध्यान से देखो, एक रेंज में तो बने गया, है ना। ये रेंज सिमेट्रिकली जाएगी, तो ये बना, इन दो से भी बना सकते थे तुम इमेज, इन दो से भी बना सकते हो, किसी भी दो से बना सकते हो,
मेरे को ये बताओ क्या ए बी और पी और ए डैश बी डैश और पी सिमिलर है या नहीं है? सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं? यार ऑब्वियसली ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल है। मैंने ही तो कहा सिमेट्रिकल, ये दोनों परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो सिमेट्रिकल ए सिमिलरिटी लगती है। आया एंगल 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 सिमिलरिटी। अब मेरे को बताओ ए बी की साइज ज्यादा होगी या ए डैश बी डैश की साइज ज्यादा होगी? क्यों? क्योंकि यार इसकी ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है। आया ये बात समझ में आ गई? इस डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? v, और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? u। मैं साइन के साथ पुट करूं, मैं कहता हूं मान लो ये डिस्टेंस 5 मीटर और ये डिस्टेंस 12 मीटर है, तो मेरे को क्या लिखना चाहिए? पोजीशन लिखो, तो क्या लिखूंगा मैं? v किसके बराबर है? -5, क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। आया ना? और u कितना आ जाएगा? क्योंकि ये -12 का कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस तो 12 है, 12 यूनिट है, पर मैं आपसे जो u और v पूछ रहा हूँ जनरली पूछूंगा कोऑर्डिनेट्स आया साइन के साथ। मेरे को ये बताओ इस लेंथ और इस लेंथ का रेशियो क्या है? यार इस लेंथ का और इस पूरी लेंथ का रेशियो क्या है? 5/12। तो इस साइड और इस साइड का रेशियो क्या होगा? 5/12 ही होगा। क्यों? सर आपने b डैश b और b डैश p का रेशियो पूछा है या फिर आपने टोटल का? दिस इज टू दिस, तो 5/12 ही होगा ना भाई। दो ट्रायंगल तो यही है ना, आया ना? एक ट्रायंगल तो ये है और एक ट्रायंगल ये है, आया ना? तो ये लेंथ कितनी है? 5 और ये लेंथ कितनी है? 12 है, सिमिलर है। तो अगर ये लेंथ और इस लेंथ का रेशियो भी क्या होगा? 5/12 ही होगा ना भाई। सिमिलर ट्रायंगल्स लेने को क्या बोलते हैं? अभी भी नहीं बात समझे? आगे बात समझे? तो मैंने कहा कि इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ का रेशियो भी क्या होगा? तो तुमने पढ़ा होगा कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है? दिस डिवाइडेड बाय दिस, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो किसके बराबर आएगा? v by u आया ना? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है ना। नहीं है मेरे पास में? अगली बात समझे भैया, अगर ये v है ये u है, तो इसका और इसका रेशियो भी तो v और u ही होगा, सिमिलर ट्रायंगल है। अभी भी नहीं बात समझ? पक्का? तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता चल गया क्या? प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि एक एक्सिस से ऊपर है तो एक एक्सिस से नीचे आया ना? एक एक्सिस से ऊपर और एक एक्सिस से क्या है? नीचे। क्या बात समझ आ गया? तो मैग्नीफिकेशन इसका फॉर्मूला ये है माइनस। ठीक है, इसको मिटा दो। अब देखो एक फॉर्मूला जो आपको डिराइव करना आना चाहिए, मैं सिंपल वो लिख रहा हूँ 1/v, बोलो 1/u इक्वल टू 1/f। और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या बोलते हैं मैंने? हाइट ऑफ इमेज अपॉन, यहाँ से बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूले से जाओ या फिर रे डायग्राम से जाओ। रे डायग्राम में तो आइडिया लगेगी आपको। आप ये सोचो अगर मैं यही ऑब्जेक्ट रखूं तो इमेज क्या बनेगी? यही बनेगी डायरेक्शन, आया ना? मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूं तो इसकी इमेज क्या बनेगी? यहाँ बनेगी। किससे? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से। भैया अब जो इंसिडेंट है वो क्या हो जाएंगे? रिफ्लेक्टेड।
और जो रिफ्लेक्टेड है वो क्या हो जाएगी, इंसिडेंट। तो जस्ट इसका उल्टा है, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दूं, यहाँ ऑब्जेक्ट को रख दूं, तो इसकी इमेज यहीं पे बनेगी, है ना। ये 1 है तो ये 5 है, तो ये 2 है तो ये कितनी देगी, 10 हो जाएगी। बात समझ में आई? पक्का? तो अगर मैं ये बात कहता हूँ तुम्हें, मैग्निफिकेशन का पता चलेगा, इन दोनों के बीच में रखोगे तो ऐसा होगा। एक केस और है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इस इमेज को बताओ रियल बोलोगे या वर्चुअल बोलोगे, जो यहाँ पर रियल एक्चुअली में मीट हो रही है ना रियल। अभी वर्चुअल का भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अभी बस ये 2 फॉर्मूले आप आने चाहिए, इनसे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूँ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट रख देता हूँ यहाँ पे। अब देखो कैसे बनेगी, जो सीधी सीधी टकराएगी वो कहाँ से पास आउट होती जाएगी, फोकस से पास आउट होती जाएगी, ये हो जाएगी एक रे, यूं टकराएगी और फिर टकरा के यहाँ से जाएगी। मेरे को ये बताओ क्या ये दोनों पीछे आगे कहीं भिड़ कर सकती है क्या? क्यों? ये तो डाइवर्ज होती है, आया ना, डाइवर्ज हो रही तो फिर कभी नहीं कर सकती ये दोनों रे। तो इससे जो इमेज बनेगी वो कभी भी रियल नहीं बन सकती। अगर आपको ये दोनों रेज मीट करवानी है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, या पीछे की तरफ जाओ, आया ना, एक्सटेंड करो, और जहाँ पे ये मीट करेंगे इसको क्या बोलोगे, वर्चुअल इमेज। आया, तो कॉन्केव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब आप ऑब्जेक्ट को किस और किसके बीच में प्लेस करो, फोकस और फोल्ड के बीच। ये वाला फॉर्मूला समझ में आया? एनसीईआरटी में सारी रीडिंग ग्राफ दे रखे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कोई समझ में नहीं है, मैंने बता दिया। नहीं समझ आया तो मैं फिर से बता ही दूंगा। एक बात याद रखना हमेशा, जब भी आप ऑब्जेक्ट और इमेज को ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे, वो प्रिंसिपल एक्सिस को हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे काटेगी। कैसे? मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज है। तो अगर जब भी तुम इन दोनों को ज्वाइन करोगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटेगी, क्योंकि इसका मतलब ये हो जाएगी, टकरा के ऊपर हो जाएगी, कुछ भी करके देख लो, ये हो जाएगी, फोकस से पास आउट होगी, कुछ ऐसे जाएगी। क्या लॉजिक समझ आ रहा है? हमेशा मैंने क्या कहा कि जब भी देखो, एक बात तो पक्की है ना यार, कि मयो कर देता हूं, ये ओ है, एक रे जो यूं जा रही है, जो टकरा के यूं जाएगी, मैं एक बात पक्का कह सकता हूँ, जो इमेज होगी वो इसी लाइन के ऊपर ही होगी। बताओ क्यों? दूसरी लाइन इसी को तो इंटरसेक्ट करेगी, वही वही तो क्या होगी, इसकी इमेज बनेगी। तो मैं कह रहा हूँ जो भी इमेज लाई करेगी वो इसी लाइन के ऊपर लाई करेगी। और दूसरी बात हमें पता चली गई है कि अगर मान लो ये इमेज यहाँ पर ड्रीमा बोल रहे हैं सब लाइन के ऊपर, है ना, तो जो रे इसको काटेगी और टकरा के फिर से इसी के अलाउंग जाएगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है भाई। इसका मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली तो कोई अभी लाइन आप बना ही सकते हो, और वो मिरर से टकराएगी, टकरा के वापस जाएगी, तो वापस जाएगी तो इसका मतलब इसको अपने पास से रिप्लेस करना है, तो पक्की बात है ये लाइन कौन सी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ काटेगी। तो बस मैं भी तो ये कह रहा हूँ, है ना, लिख लो ये बात, ये जरूरी बात है। लाइन जॉइनिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इमेज intersects the principal axis at center of curvature.
जब इमेज ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी बने उसको बोलते हैं एनलार्ज इमेज। जब इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बने उसको क्या बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज। आई एम डिमिनिश्ड छोटी हो गई। आई एम पक्का पक्का बहुत बढ़िया। अब आ जाती है किसकी कॉन्वेक्स मिरर की। इसका फोकस कहाँ होगा यहाँ होगा। ठीक है हाँ अब सुनो मैं ये कह रहा हूँ अगर मान लो फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है जो रे हो जाएगी पैरेलल रे कहां से टकरा के जाएगी ऐसे लगेगा कि फोकस के थ्रू जानी चाहिए देखिए टकरा के चली जाएगी है ना एक मिरर के पार होकर थोड़ी आ जाती है ना ऐसा थोड़ी आपने इस दीवार के ऊपर शीशा लगा दिया तो आपकी मेज पार निकल के ऊपर राहुल जी के पास पहुंच जाएगी और राहुल जी बोलेंगे अरे सर आप इधर कैसे आया तो मिरर को क्रॉस करके तो नहीं जाती है ना। ये तो सिर्फ एक परसेप्शन है कि यार उधर भी कोई है दीवार पे लगा तो फिर बोल रहे यार उधर कोई कैसे हो सकता है। ठीक है इसका मतलब क्या है जो चीज दिखती है जरूरी नहीं वो सही है ना। आंखें भी धोखा खा जाती है कई बार ठीक है ये एक रे तो ये बन गई दूसरी रे कौन सी बनाओगे जो रे जो टकराएगी सिमेट्रिकली तो जाएगी तो बताइए। अब आपके पास दो रिफ्लेक्टेड रे एक ये है एक ये बताइए कभी भी आगे जाके मीट कर सकती है क्या कर सकती है। आप ये यहाँ रख दो यहाँ रख दो यहाँ रख दो यहाँ रखोगे तो ये रे वाली ऐसे बन जाएगी थोड़ा एंगल बड़ा हो जाएगा दूर रखोगे तो ये वाला एंगल क्या होता जाएगा छोटा होता जाएगा यही तो फर्क पड़ेगा ना और तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना यार मेरी बात समझ में आ रही है। तो कहीं पे भी रख दो कभी भी तुम्हें ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो दो रे हैं ये दोनों कोई भी एक्चुअली में मीट कर सकते नहीं कर सकते। अगर ये कभी मीट नहीं कर सकते तो कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा रियल ऑब्जेक्ट। क्या कहा मैंने क्या कहा मैंने नहीं बनाएगा किसकी रियल ऑब्जेक्ट है। अगर मान लो ये इंसिडेंट रे बन जाए लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से तो जो ऑब्जेक्ट अभी तो देखो यहाँ पे बनेगी ना इमेज तो जो इमेज है वो तो क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो क्या बन जाएगा इमेज। इस केस में इंसिडेंट रे एक्चुअली में मीट कर पाएंगी क्या अगर ये दोनों इंसिडेंट नहीं कर पाएंगे इट मींस ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा वर्चुअल। लेकिन इमेज कैसे होगी ये तो एक्चुअली मीट कर रही है तो इमेज कैसी होगी रियल। तो सुनो ध्यान से सुनना जो मैं एक बात कहता हूं ये एक पेयर है रियल वर्चुअल हमेशा रियल 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 वर्चुअल 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 दो नाम है तो कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो रियल का वर्चुअल ये बोलो इमेज है या ऑब्जेक्ट है रियल का वर्चुअल और वर्चुअल का रियल कौन कंपेयर कर सकता है रियल का वर्चुअल वर्चुअल का रियल कौन कंपेयर कर सकता है बिल्कुल करता है। आपने देखा जब रियल ऑब्जेक्ट होता है पोल और फोकस के बीच में आया ना
तो इमेज कैसे बनती है? वर्चुअल। तो कर सकता है ना। तो अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? रियल। आया ना? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? जो मैंने बात की, क्या बात कही मैंने? ठीक है। अब मैं तुम्हें पूछूं, क्या रियल का वर्चुअल और वर्चुअल का रियल कॉन्वेक्स में पॉसिबल है ना? रियल का वर्चुअल हो रहा है और वर्चुअल का रियल हो जाएगा। आया ना? अब ध्यान से सुनना, रियल का रियल, जूस की बात नहीं कर रहा, रियल का रियल क्या कॉन्वेक्स मिरर कर सकता है? नहीं कर सकता। ये आप कभी भी उधर ऑब्जेक्ट रख लो, आपको रियल ऑब्जेक्ट रखा, आपको रियल इमेज मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती ना। तो जब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कभी मिल ही नहीं सकती, इसका मतलब रियल का वर्चुअल तो हो ही रहा है ना। हाँ है ना? और ऑब्जेक्ट इमेज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? जिसको आपने इंसिडेंट मान रखा था उसको आप रिफ्लेक्टेड मान लो, तो जो रिफ्लेक्टेड थी वो क्या हो जाएगी? इंसिडेंट हो जाएगी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट से। हाँ है ना? बात समझ में आई? लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं? रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जरूरी नहीं है हमेशा ऑब्जेक्ट रियल ही हो। क्या मेरे पास समझ में आया? अच्छी तरह से। तो मैंने ये कहा कि कॉन्वेक्स मिरर कभी भी, एक स्टेटमेंट बोल दो, बताना ट्रू या फॉल्स है। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। अभी स्टेटमेंट सुनना, कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बनाता। अब ट्रू है। अब मेरी बात समझ में आई? तो मुझे बात करना चाहता हूँ, ठीक है? कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकता है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। उल्टा तो कर ही देगा। आप इस बारे में सोचिए, मैं तो ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ या इमेज बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर एक ही चीज कर सकता है, दैट इज रियल का वर्चुअल करेगा और वर्चुअल का रियल करेगा। लेकिन कॉन्केव मिरर दोनों काम कर सकता है, रियल का रियल बना सकता है, रियल का वर्चुअल बना सकता है और वर्चुअल का वर्चुअल बना सकता है। सारी पॉसिबिलिटी। ये मेरे पास नहीं, ये बात समझ में। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके इसमें हमेशा मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही अबव द एक्सिस है, ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो। तो आपकी गाड़ी के अंदर एक मिरर लगा होता है, थोड़ा सा कर्व्ड है, रियर व्यू मिरर, ठीक है? मेरे को ये बताओ, वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? कॉन्वेक्स है। क्यों? पीछे तो तुम देखते हो उसके अंदर, कभी तुम्हें ऐसा तो लगता है कि ट्रक आ रहा है, ट्रक उल्टा है? नहीं दिखता ना। तो कभी तो वो फोकस से भी दूर होगा। हाँ या ना? भैया ऐसा थोड़ी है कि मिरर अपने आप एडजस्ट होता है, एडजस्ट तो होता है। हाँ या ना? तो इसका मतलब, लेकिन आप जो चम्मच होती है ना, चम्मच के आप एक साइड से देखो, जो ये वाला फेस कॉनकेव साइड वाला, आप देखो, आप दूर जाओगे तो आपको उल्टा दिखाई देगी, आप पीछे को पास लेकर आओगे तो आपको सीधी दिखाई देने लग जाएगी। करके देखा कभी ऐसा? नहीं करके देखा? चम्मच का सिर्फ खाने पे ध्यान है, फिर ठीक है? बर्तन बर्तन साफ किया करो यार, तुम अपने आप देखे लग जाओगे क्या बात करते हो। हाँ, लेकिन अगर आप उसको घुमा दोगे, अब आप दूर लेकर आओ, पास लेकर आओ, सबसे पहले इमेज हमेशा क्या बनेगी? छोटी बनेगी। है ना? दैट इज मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा? लेस देन 1। है ना? मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा? लेस देन 1। ये बताओ प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? कई लोग बोलते हैं 0, उनको मतलब कोई मैग्निफिकेशन करता ही नहीं है। अरे कोई मैग्निफिकेशन नहीं करने का मतलब 0 नहीं होता, उसका 1 होता है। मैग्निफिकेशन 0 करने का तो मतलब है पहले थी और जब गायब करती तो करती है ना, मैग्नीफाई, डिमिनिश कर दिया उसको। अब मेरी बात समझ में आ रही है? मैग्निफिकेशन नहीं करने का मतलब क्या है? 1। जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो इमेज की साइज है, तो क्या मैग्नीफाई किया?
अचीवमेंट नहीं किया उसने। हाँ तो यही कंफ्यूजन है, मैं ये बता रहा हूँ, दिस इज द कंफ्यूजन। आया हाँ मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। तो अब इमेजेस का तो पता चलने लगी क्या? क्वेश्चन लिखो। आया स्फेरिकल मिरर, इसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं वैसे। आया स्फेरिकल मिरर मैग्नीफाई an object, magnifies an object to 3 times, to 3 times। इसका मतलब पहले लेंथ 1 थी तो कितनी होगी, और 3 थी तो, है ना? एंड focal length of the mirror is 20 centimeter। Find the position of object। पहले बताओ मिरर कैसा है? फोकल लेंथ कौन से मिरर की पॉजिटिव होती है? कन्वेक्स की। क्योंकि हमेशा कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंटली, है ना? तो इंसिडेंटली उधर से आई है, इंसिडेंट रे इधर से आई है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन। इंसिडेंटली इधर से इधर जाती तो क्या मानते? वो पॉजिटिव डायरेक्शन, है ना? तो आपने ये तो बता दिया, इसमें एक को एक्स बोलते हैं, एक को वाई बोलते हैं, है ना? Above the principal axis positive, direction of incident ray is the positive x-axis। क्या बात समझ में आई? तो अब मैं बोलता हूँ ना इसको, पहले तुम सॉल्व करो फिर मैं बताता हूँ। आज ही करना है। तुम्हें तो आगे करना था।
कौन सा ये स्टार्टेड बाय इलेक्ट्रिसिटी वो देख वाला ही है। यस तुम पैकेज करके आ गई क्या? ये कौन सा जवाब? आवाज में दम नहीं करा मेरे को। ये सारे क्वेश्चन कर लिए? हाँ तो गलत इसीलिए करा। कब डिस्कस करें पैकेज? अरे भाई कब डिस्कस करें पैकेज? मेरे दिल की बात छोड़ दो, तुम ये बताओ जब तुम कंप्लीट कर लोगे तब बताओ मेरे को। हाँ अब बताओ कब करें पैकेज डिस्कस? परसों कर ले, परसों डिस्कस कर देंगे, ठीक है? परसों डिस्कस कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। न्यूक्लियर वाला ही तो। हाँ भाई ऑनलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों कल परसों परसों पैकेज डिस्कस करेंगे। आंसर क्या आ रहा है इसका? तो ऐसे दुखी मत हो, अच्छा है। इसको सिंपल ऐसे करो, थ्री टाइम्स साइज बढ़ रही है इमेज की, तो क्या नहीं हो सकता है? कौन सा मिरर नहीं हो सकता? यार इमेज साइज बड़ी हो रही है ना ऑब्जेक्ट से, तो क्या नहीं हो सकता है? कन्वेक्स मिरर नहीं होगा तो क्या होगा ये? क्योंकि कनकेव मिरर ये ऐसा मिरर है जिसमें मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है। सही बात समझ में? इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, कनकेव मिरर है ना। अब कई बार फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड दिया होता है, जैसे मैंने 10 सेंटीमीटर बोला, इससे आपको आइडिया लगाना पड़ेगा कि मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स साइज ऑफ द इमेज, तो अब ऐसे फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपके पास दो ऑप्शन है, कितने ऑप्शन? दो ऑप्शन। अगर आप इन दोनों के बीच में रखोगे तो भी मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स मिल सकता है आपको, है ना? और अगर आप पोलर और फोकस के बीच में रखते हो तो भी आपको मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स मिल सकता है ना? क्या बात समझ आ गई? अगर ये x2 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3 टाइम्स x2, ये तो अभी बताया आया ना, u और v का रेशियो। ये डिस्टेंस x1 है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? 3 टाइम्स ऑफ x आया ना? तो दो केसेस बनेंगे आपके लिए, ठीक है? इसमें इंसिडेंट नहीं है, इसमें इंसिडेंट है, तो मतलब ये तो डायरेक्टली पॉजिटिव, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। पहले ब्लैक वाले के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला था 1/v + 1/u = 1/r। v की जगह क्या लिखोगे? v की जगह क्या लिखोगे यार? v तो यही होगा ना, इमेज तो v की जगह क्या लिखोगे? -3x2 या x3x2? क्योंकि आपको इस फॉर्मूले के अंदर v u और f होते हैं ना, ये डिस्टेंस नहीं कोऑर्डिनेट्स नहीं आ जाते।
आया ना, मिरर फॉर्मूले के अंदर V, U और F, लोग ऐसे कंफ्यूज होते रहते क्या पुट करें। मैंने सिंपल बोला क्या क्या पुट करते हैं, कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं। जब पोल के कोऑर्डिनेट्स का मान ले 0,0 तो आपको कोऑर्डिनेट्स पुट करना है। कभी भी आप ये लेंथ नहीं पुट करते, आया ना डिस्टेंस पुट करते, क्या पुट करते हो आप, कोऑर्डिनेट्स। तो यार अपना मिरर फॉर्मूले के अंदर आपको क्या पुट करना है, कोऑर्डिनेट्स पुट करना है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0 और ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, तो ये लेंथ 5 है तो कोऑर्डिनेट तो -5 होगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -3 टाइम्स x2, नहीं है मेरे पास, प्लस u क्या लिखोगे, u की जगह क्या लिखोगे, -x2, बेस का कोऑर्डिनेट भी x2 है, और f का क्या लिखोगे, -20, आया ना, क्योंकि इसका फोकस इधर है। सॉल्व कर लोगे, x2 की वैल्यू आ जाएगी, आया ना, पक्का। एक तो ये होगा सॉल्व, एक इसके लिए सॉल्व करेंगे, 1/u प्लस 1/1/f, v की जगह क्या लिखोगे, प्लस या माइनस, प्लस, क्योंकि ये ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट तो प्लस ही है, तो 1/8 टाइम्स x1, u की जगह क्या लिखोगे, 1/-x1, और f की जगह क्या लिखोगे, फोकस तो यही है, 1/-20 है। एक बार इसको सॉल्व करो, इन दोनों इक्वेशन में अंतर है, ये पूरी प्लस वाले इसमें एक प्लस है दो माइनस है, अलग अलग आएंगे, तो x1 और x2 दो पोजीशन आएंगी जहाँ पे आपको इमेज की साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगी। ये बात समझ में, अगर मैं कहता कि मैग्निफिकेशन +3 है तो सिर्फ कौन सा केस लेते हैं, x1 वाला है x2 वाला, मैं बोलता मैग्निफिकेशन +3 है तो हम लेते हैं x1 वाला, क्योंकि दोनों एक्सिस से ऊपर हुई है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस पर, मैग्निफिकेशन नेगेटिव मींस they are on the opposite side of x-axis, प्रिंसिपल एक्सिस से अपोजिट साइड्स में ऑब्जेक्ट और इमेज, खत्म बात। इसका कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज रियल है, वर्चुअल है, कोई लेना देना नहीं है, दोनों वर्चुअल हो, रियल वर्चुअल हो, सिंपल तरीका है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन मींस दोनों आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। कई बार समझ में आ गया, x1 और x2 आ जाएगा, हाँ कितना है x1 कितना है, एक आ रहा है -40/3, हाँ और दूसरा आ रहा है 80/3, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से बेटा जी, लॉजिक समझ में आ गया, पता चल गया कैसे यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही यूज ही नहीं कर रहा था, कोऑर्डिनेट्स लिखो, an object is placed at a distance 20 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter from a convex mirror. If focal length of the mirror is 20 centimeter, sorry, if focal length of the mirror is 10 centimeter, find the position of image. ये बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आएगा, 20, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, बिल्कुल गलत है, सॉल्व करके देखो, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है।
ऐसे बना देना, ठीक है। जैसे ये मिरर बन गया ना, यूं बना देना, ठीक है। अब इसकी इमेज बनाना, पॉइंट ऑब्जेक्ट मत बना देना। आपको लेंस मेकर फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए। अगले क्लास के अंदर जब तुम आओगे ना, अपनी कॉपी में डिराइव करके लाना 2 बार, पक्का पूछा जाएगा स्कूल में, बोर्ड में। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। अनविन आंसर बताया 20/3, ये है। क्वेश्चन बढ़िया था ना एकदम, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर कंफ्यूज कर देता है। वो कलर से 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट एरिया यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, फॉर्मूला क्या है 1/b प्लस 1/1/, इंसिडेंट रेंज में 1/b, b कैसा आएगा? b आपको पता ही नहीं है, अपने आप आएगा, साइन आएगा वो। u क्या आएगा? और f कैसा आएगा? क्योंकि इंसिडेंट रे फोकस भी दे रहा है 1/, तो 1/b किसके बराबर है? कितना है? पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है? 20/3 लगभग कितना आ जाएगा? 6.66 यहाँ से 6.66 के इमेज बनेगी। पहला लॉजिक समझ आएगा अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, पक्का? क्या करूं? बहुत बढ़िया। आपके पास जो भी मिरर के क्वेश्चंस हैं, आप मिरर के क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, डिस्कस करेंगे। बस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता चल गया, रे डायग्राम बनाना आ गया, इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आपके लिए रिकमेंडेड है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो।